यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा विजन है इसका PT365 चल रही है, ठीक है। इसमें टॉपिक नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और 1 से जो 5 तक है तो मैं टॉपिक के सभी यहाँ पर जो वीडियो मैं डाल चुका हूँ, यहाँ से टॉपिक दिखा देता हूँ अपने। जो टॉपिक देखो यहाँ पर चौथा है, जो हमारा बाह्य क्षेत्र है, वित्त कराधान है, ये सब क्या हो गया अपना, ठीक है। और समृद्धि और विकास ये भी हो गया, राइट। जो स्टार्ट करना है आप, ये होना है कृषि एवं जो संबद्ध यहाँ पर इसके क्षेत्र हैं, ये है ना, कृषि से रिलेटेड जो हमारे क्षेत्र होंगे वो, ये पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छठा नंबर चैप्टर, छठा। और ये को 6 के बाद जितने भी चैप्टर हमारे यहाँ पर आएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर के तो चलो अपना जो थे वो आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट से भी कुछ चीज़ें कवर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे चीज़ें आएंगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए छठे नंबर से, राइट। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 6, कृषि संबद्ध क्षेत्र। और हमारा टॉपिक पहला रहेगा, सब टॉपिक इसका कृषि क्षेत्र, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से देखो कृषि एवं संबद्ध यहाँ पर क्षेत्र है, इसके लेके 7 यहाँ पर नई कृषि योजनाएं आई थी। एक तो संधारणी बागवानी, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण और डिजिटल एवं कृषि मिशन, राइट। और यहाँ पर है खाद्यान्न मतलब खजानों से जो फसल विज्ञान और पोषण संबंधी सुरक्षा, ये कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण जो मैंने बताया आपको, राइट। ये हमारी 7 योजनाएं। इसके अंतर्गत यहाँ पर जो इतना रुपये यहाँ पर व्यय किया गया, यहाँ पर बताया गया था कि 14,235 करोड़ रुपए यहाँ पर बजट को निर्धारित यहाँ पर किया गया था, राइट। अभी देखते हैं इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। देखो पहला है, यहाँ पे देखो नोट दे रखा है, इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए योजनाओं पर उपलब्ध कराई गई जो अध्ययन सामग्री उस पर उपयोग करना है। देखो जैसे कि ये जो योजनाएं जानकारी दे रहा है, इससे आप जो भी बजट आने वाला है उसमें कुछ यहाँ पे पॉइंट, नए पॉइंट यहाँ पर देगा, उससे कंपेयर भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो आएगा कुछ पॉइंट, आप वो अध्ययन सामग्री कुछ और भी ऐड करके यहाँ पर पढ़ सकते हो, राइट। देखो पहला है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के बारे में। यहाँ पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र उत्पादन के मूल्य जो सांख्यिकी रिपोर्ट है वो 2011-12 और 22-23 के अनुसार यहाँ पर लागू की गई थी, ठीक है। इसमें 22-23 में चालू जो मूल्य उस पर सकल वर्धन जो था जीवीए, ये कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 18.2% था इसमें, राइट। और कृषि संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य अलग अलग उप क्षेत्रों के उत्पादन की हिस्सेदारी थी, ये 2011 से 22-23 के बीच में फसल की हिस्सेदारी 62.4 से घटकर 54.3 हो गई थी, है ना। जो यहाँ पर कृषि संबद्ध क्षेत्र है, इसमें जो हमारी फसल की हिस्सेदारी थी वो क्या है, घटी है, ठीक है। सिंपल सा मोटा मोटा पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। अगला देखते हैं वानिकी की हिस्सेदारी में क्या हुआ। जो हमारी वानिकी के क्षेत्र की हिस्सेदारी थी उसमें वृद्धि देखी गई है, राइट। देखो आप वृद्धि लिखेंगे और इससे करके ऊपर एरो बना देंगे तो ऊपर क्या क्या बढ़ा हुआ है, ये घटा है तो आपको नीचे का एरो से दिखाएंगे, राइट। किसानों की जीविका बढ़ाने की समस्याएं पर बाधाएं भी आई हैं, राइट। क्या समस्या बताइए। देखो यहाँ पर क्या है, भारत के केवल 47% जो कृषि कार मशीनीकृत हैं, ये चीन 60%, ब्राज़ील 75, जैसे अन्य विकासशील देशों की तुलना में काफ़ी कम है। ये हमारी तकनीकी कुछ समस्याएं, राइट। देखो कुछ मेरे पास कमेंट आए थे कि मतलब जो मैं काफ़ी जल्दी बोल रहा हूँ तो इसको लेके मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा स्लो नहीं कर रहा हूँ बट थोड़ा सा मैंने स्लो किया इसको, कि आप लोग नोट्स भी बनाते हो तो नोट्स में लिख पाओ उसको, राइट। तो ठीक है, बाकी कुछ और रहेगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अनुसंधान और विकास से जुड़ी समस्याएं। भारत अपने कृषि जीडीपी का केवल 0.4% अनुसंधान और विकास कार्यों पर यहाँ पर खर्च करता है, ठीक है। याद रखना, अनुसंधान आपको लिखना है, अनुसंधान और विकास पर इक्वल करके 0.04% ये अपने जीडीपी का खर्च करता है, ठीक है। चीन, ब्राजील और इजराइल जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है ये भी आपको नीचे नोट करके लिख देना है, ब्लैक पेन से लिख देना है, ठीक है। आगे सिंचाई संरचना पर्याप्त नहीं होना। हमारी क्या सिंचाई जो संरचना पर्याप्त नहीं है, इससे क्या होगा, बोए के निवल क्षेत्र में लगभग 51% कृषि क्षेत्र के वर्षा पर निर्भर रहते हैं। अगर आप फिर आपका जो सिंचाई पर्याप्त होगा तो उसके लिए, ठीक है। काबवेब जो परिघटना है, ये खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं में कमी होने से प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन नहीं होने जैसे कारक की वजह से काबवेब जो परिघटना है ये उत्पन्न होती है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो काबवेब परिघटना है ये किससे संबंधित है, ठीक है। आपसे बोलेगा कि किससे संबंधित, तो आपको बताना ऑप्शन में देगा ऑप्शन, खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं को कमी होने से प्रभाव पे जो हमारी क्षति हुई है वो उसके कारण, ठीक है। या इसमें पर्याप्त जल न मिल पाना, है ना, जो कृषि सिंचाई पर डिपेंड रहना, राइट। और यहाँ पे बोलेगा अनुसंधान से कुछ जुड़ी समस्याएं हैं, ठीक है। तो आपको क्या बताना, ये हमारी खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी जो कुछ कमी है उसके लिए अपन था ये, ठीक है। आप देखोगे ऑप्शन में तो आप समझ आ जाएगा काबवेब परिघटना क्या है। अगला है काबवेब परिघटना में कुछ वस्तुओं की कीमतें चक्री प्रकृति को उतार चढ़ाव दिखाया था इसमें, ठीक है। दरअसल विगत वर्ष के उत्पादन में कृषि मिलने के कारण आगे के उच्च मूल्य की जो उम्मीद है वो किसान से अधिक उत्पादन कर लेते हैं, जिससे क्या कारण बाजार में अधिक फसल आपूर्ति की जाती है। जाहिर है कि उत्पादन की वजह से कीमतों में गिरावट आती है और किसानों के नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ता है, ठीक है। ये तो आपको सिंपल सी बात है, ये पॉइंट आप पता है सबको, ठीक है। काबवेब परिघटना
भारत में बागवानी क्षेत्र क्या है, इसको देखते हैं। देखो भारत में जो बागवानी क्षेत्र है इसको लेकर यहाँ पर स्वच्छ पौध कार्यक्रम जो यहाँ पर है, इसमें से उद्देश्य इसका क्या है, साधारण और पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति को बढ़ावा देना। ठीक है, कार्यान्वयन एजेंसी हमारी कौन सी है, ये एजेंसी होगी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड। ठीक है, और तीन यहाँ इसके प्रमुख घटक हैं। एक तो हमारा स्वच्छ पेड़ जो केंद्र है इसकी स्थापना करना, सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क को तैयार करना। ठीक है, और अवसंरचना विकास के लिए पैमाने पर स्थापना करना। ठीक है, तीन मुख्य घटक है, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बस ये आपको पता है कि होना चाहिए कि स्वच्छ पौध कार्यक्रम के हमारे तीन जो मुख्य घटक थे, एक तो स्वच्छ पेड़ उसकी स्थापना करना। ठीक है, सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क और आपका बड़े पैमाने पर जो नर्सरी है उनकी स्थापना सहायता। ठीक है, बना सकते हो नोट्स, बाकी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, आगे भारत के बागवानी क्षेत्र, इसमें बागवानी क्षेत्र में एक विशाल विविध क्षेत्र, हमारा काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। इसमें फलों, सब्जियों, फूल, सजावटी पौधे और खेती उत्पादन के प्रसंस्करण और मार्केटिंग का यहाँ पर काम होता है। ठीक है, पहला तो हमारा बागवानी क्षेत्र के काम कहाँ पर क्या क्या होता है ये बताया। ठीक है, आपसे बोलेगा जो हमारे बागवानी क्षेत्र है इनमें सिर्फ हमारा फूलों, ठीक है, सब्जियाँ और फलों जैसे जो हमारे प्रसंस्करण उसका मार्केटिंग का यहाँ पर काम होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या फूलों और सजावटी पौधे भी यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। देश के कुल क्षेत्र में 13.1% पर बागवानी की जाती है। आपसे बोलेगा देश के, सेकंड पॉइंट स्टेटमेंट देगा कि देश के 10% से कम भाग पर यहाँ पर बागवानी कृषि की जाती है, तो क्या गलत है, 10% से अधिक भाग पर की जा रही है। राइट, तो हमारे दो स्टेटमेंट हो गए। भारत के कुल बागवानी उत्पादन में फलों और सब्जियों का योगदान लगभग 90% है। ठीक है, यहाँ सभी क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट तीसरा बोलेगा कि जो भारत में कुल बागवानी क्षेत्र है उसके फलों का योगदान लगभग 50% से कम है। ठीक है, यह बोलेगा 50 से 60% के बीच दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या 90% है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। 2022-23 में इसका उत्पादन 355.48 मिलियन टन यहाँ पर रहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों ये। अगला है कृषि जीवीए में बागवानी क्षेत्र का योगदान 33%, तो जो कृषि बागवानी हमारी क्षेत्र थी उसके लिए 33% हमारा योगदान था। विश्व में स्थिति क्या है इसकी, फलों और सब्जियों के उत्पादन के मामले में चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब सबसे दूसरे स्थान पर बोल सकते हो उसको। ठीक है, किसमें, फलों और सब्जियों के उत्पादन में। लेटेस्ट रिपोर्ट है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फलों के मामले में भारत केले में, आम में, पपीते का उत्पादन पहले स्थान पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आम, केले और पपीते के उत्पादन भारत के पहले नंबर पर, बाकी में आपका जो फलों में रहेगा वो सेकंड नंबर पर रहेगा। ठीक है, आपसे बोलेगा कि भारत में जो फलों के उत्पादन में केले, आम, पपीते के सहित जो और भी फल है उसके साथ यहाँ पर भारत दूसरे स्थान पर है, तो क्या गलत है, इन तीन के साथ पहले में, बाकी के साथ आपका दूसरे में होगा। ठीक है, निर्यात क्या है, भारत में सब्जियों के निर्यात के मामले में विश्व के 14वें और फलों के निर्यात में मामले में वह 23वें स्थान पर है। ठीक है, जो सब्जियों को निर्यात करेगा उसके मामले में 14 नंबर पर है, और यहाँ पर को फल निर्यात करेगा उसके मामले में 23वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखना है ये भी पॉइंट। अगला है बागवानी क्षेत्र के लिए शुरू की कुछ पहले एकीकृत बागवानी मिशन। ठीक है, ये यहाँ पर शुरू की गई थी 2014 में, तो इसका क्या 10 साल पूरा हो चुका है 2024 से। ठीक है, 10 साल पूरा हो गया तो हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है एकीकृत कृषि बागवानी मिशन। ठीक है, देखते हैं इसको। ये हमारी क्या, एक पहला पॉइंट ये बोल देगा ये हमारी आपसे बोलेगा ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ चलाएगी स्कीम है, तो क्या गलत है, ये हमारी केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, दूसरा MIDH, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे इसका, मतलब जो हमारा कृषि बागवानी क्षेत्र मिशन है। ये देखो MIDH की हमारी कुछ जो उप योजना है, ये बोलेगा राष्ट्रीय बागवानी मिशन हमारा 2005-6, पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन। ठीक है, और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, नारियल विकास बोर्ड और बागवानी संस्थान। राइट, तो यहाँ से इसके हमारी क्या उप योजना है इसकी। आपसे बोलेगा इनमें से जो MIDH है इसकी कौन सी उप योजना है इसमें शामिल नहीं है। राइट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा करके, तो आपको यहाँ से बताना है कि चारों या पांचों जो है वो यहाँ पे दी गई है इसकी। अगला है जियो इन्फॉर्मेटिक्स का उपयोग करते हुए बागवानी आकलन का प्रबंधन पर समय, इतना ये इंपॉर्टेंट खास नहीं है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे देखो क्लस्टर विकास कार्यक्रम, ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म किसानों को उनके बैंक खातों में तुरंत सब्सिडी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। राइट, ये प्लेटफॉर्म NPCI रूपी वाउचर का उपयोग करेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला देखते हैं कृषि विज्ञान केंद्र, इसमें एक पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है ये। देखो यहाँ पर डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति 1973 में ICAR द्वारा नियुक्त किया गया था। इस समिति के देश के विकास केंद्र की स्थापना का विचार पेश किया। 1974 में पहला KVK कृषि विज्ञान केंद्र तमिलनाडु में कृषि विश्वविद्यालय के यहाँ पर जो कोयम्बटूर है उसके अंतर्गत पांडुचेरी में स्थापित किया गया था। KVK 100% वित्त पोषित केंद्र द्वारा जारी किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, एक ये और एक ये। ठीक है, और कौन सी यहाँ पर समिति थी ये, तो तीनों पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हो। पूरा हमारी क्या है, ये केंद्र के द्वारा यहाँ पर वित्त पोषण की जाएगी। अगला देखते हैं डिजिटल कृषि मिशन, इसमें क्या है इसमें देख लेते हैं।
देखो डिजिटल कृषि मिशन की हमारी विशेषता क्या है, जो हमारा इंपॉर्टेंट पेपर के लिए एग्जाम के लिए उसको देखते हैं। दो आधारभूत हमारे जो पिलर्स है उस पर आधारित है। एक तो एग्री स्टेक किसान पहचान, इसके लिए तीन प्रमुख घटक हमारे बताए गए। किस कौन कौन से कृषि की रजिस्ट्री, किसानों की रजिस्ट्री, जियो रेड रेफ रेस्ट गाँव का नक्शे, ठीक है, फसल की बुआई रजिस्ट्री और कृषि निर्णय जो हमारी सहायता प्रणाली उसकी। देखो यहाँ पर तीन घटक थे, ये तीनों घटक आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो डिजिटल कृषि मिशन है तीन घटक उसके कौन से हैं, ठीक है। कृषि जो निर्णय सहायता है ये क्या है, ये आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो कृषि हमारी जो सहायता प्रणाली है, इसके लिए आप जैसे कि उपग्रह आधारित चित्र बनाना, ठीक है, फसल के मौसम के यहाँ पर जो डेटाबेस है वो एकीकृत करना, यहाँ पर कलेक्ट करना, ठीक है, ये हमारा जो कृषि सहायता प्रणाली में दिखाएगा। अगला देखते हैं। अगला यहाँ से इसमें है मृदा प्रोफाइल मैपिंग डिजिटल समान जो फसल अनुमान सर्वेक्षण है, इसमें क्या है, इसका देखो यहाँ पर मुख्य लक्ष्य है क्या क्या। 3 वर्षों में 11 करोड़ किसानों को डिजिटल पहचान जनरेट करना और डिजिटल फसल सर्वेक्षण को 2 वर्ष में पूरे देश में शुरू किया जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि हमारे क्या क्या अभी यहाँ किया जा रहा है, ठीक है। जरूरी नहीं कि सब जो पढ़ रहे हैं सब पेपर में है, कुछ पॉइंट अपने माइंड में भी यहाँ पर रखना है। अगला है भारत में पशुधन क्षेत्र। हमारे पशुधन क्षेत्र कौन कौन से, आबादी इनकी, ठीक है, मांस उत्पादकता, मत्स्य पालन एवं दूध, आर्थिक योगदान और रोजगार, ये हमारे क्या है पशुधन क्षेत्र की स्थिति है, ठीक है। कब यहाँ पर क्या यूज करते हैं ये आप पढ़ सकते हो खुद से, ठीक है। जैसे कि हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा पशुधन आबादी है। मांस उत्पादन में क्या है, मांस उत्पादन के मामले में यहाँ पर जो बकरी के मांस है उसके उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। भैंस के मांस का सबसे बड़ा उत्पादन है, ठीक है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। ये पॉइंट आप की पॉइंट जो है ना ये मेंस में भी लिख सकते हो, राइट। आप ऐसे बना के, क्योंकि 2 पेपर हो जाएगा उसके बाद ये मैगजीन आपको मिलेगी नहीं कहाँ गई, ठीक है। तो क्या है, सीधा सा भारत में पशुधन क्षेत्र की स्थिति लिख के और ऐसा पेस्ट कर दो वॉल में, अभी आगे काम आएगा आपका। भारत में पशुधन क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं क्या है, एक तो पशु रोगों के कारण उच्च आर्थिक नुकसान हो जाता है इनको, जैसे कि खुरपका कुछ रोग हो जाता है इनको, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल जो आपके माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की चुनौती यहाँ पर हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर भारत में दुनिया चौथे स्थान पर जो हमारा एंटीबायोटिक दवा का उपयोग करने मामले में है, ठीक है, चौथे नंबर पर है। अगला कम उत्पादकता, 19 से 20 के दौरान भारत में मवेशियों की औसत वार्षिक उत्पादकता 1777 किलोग्राम प्रति पशु यहाँ पर रही, जबकि वैश्विक औसत में 2699 किलोग्राम रही थी। 2 पॉइंट ऊपर के इंपॉर्टेंट है। भारत में पशुधन क्षेत्र की प्रमुख पहले हैं, एक तो यूनिफाइड जीनोमिक चिप हो गई, ठीक है। इसमें हमारे विकास करता क्या है, पशुपालन और डेयरी विभाग हमारे इसके विकास करता होगा, ठीक है। 2 संस्करण इसके, मवेशियों के लिए हमारे गौ चिप और भैंसों के लिए यहाँ पर है जो महिष चिप, यहाँ पर ये जारी की गई। भारत के पशुधन क्षेत्र की प्रमुख पहले हैं, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम। इसका उद्देश्य खुरपका और मुंहपका रोग है उसके यहाँ पर नियंत्रित करना और उसका उन्मूलन करना। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सिलेक्टिव जो हमारे ब्रीडिंग एवं अनुवांशिक सुधार है उसके माध्यम से देसी नस्ल में मवेशियों के विकास और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे। अगला है संबंधित यहाँ पर कुछ सुर्खियाँ है ना, इसको देखते हैं। जैसे महामारी द्वारा महामारी निधि परियोजना, ये क्या है, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा महामारी के लिए निधि परियोजना का शुरू की यहाँ पर, ठीक है। ये निधि महामारी से निपटने की तैयारी के लिए प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर केंद्रित है, ठीक है। महामारी निधि परियोजना के बारे में देखते हैं। इसमें G20 महामारी निधि, राइट, ये थोड़ा सा आपको रीड कर लेना है, ठीक है। इसमें कुछ जो देश के बारे में और यहाँ पर रेट दे रखा है कि कितना डॉलर यहाँ पर दिया गया, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, इस निधि से निम्न और मध्यम आय वाले जो देश हैं उसमें वित्त पोषण यहाँ पर इसको प्रदान किया जाएगा ताकि वो क्या पशु स्वास्थ्य खतरों से महामारी से निपटने की क्षमता को विकसित कर सकें। इनका कार्यान्वयन के बारे में जो एजेंसी होगी क्या होगी, ADB हमारे एशियाई जो विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, और विश्व बैंक खाद्य और कृषि संगठन, ये हमारी क्या है इसको कार्यान्वयन करने वाली संस्थाएं होंगी, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला हमारा है श्वेत क्रांति, ठीक है, 2.0 इसको देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास जो हमारा है इसकी स्थापना 1965 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने यहाँ पर की थी, ठीक है। इनको क्या श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। भारत में डेयरी क्षेत्र ये आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है, जो बॉक्स में आपको खुद से रीड कर लेना है वो। NDDB के अधीन ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम इसको लागू किया गया था। इस कार्यक्रम की अवधि 1970 से 1996 तक थी। इसके कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप देश में श्वेत क्रांति आई थी, ठीक है। तो मोटी सी बात आपको याद रखनी, कब आई थी, कौन इसके जनक थे, है ना, और किसकी स्थापना के यहाँ पर किया गया था। अगला हमारा जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहाँ से है डेयरी क्षेत्र
को मजबूत करने के लिए शुरू की कुछ पहल हैं। जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन मैंने ऊपर ही बताया था, राष्ट्रीय डेयरी कार्यक्रम विकास सूचकांक जो हमारा है, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो उत्पादक की गुणवत्ता उसको बढ़ाया गया था। पशुधन स्वास्थ्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम, ठीक है, ये भी यहाँ पर किया गया था, जिससे क्या है, रोग निरोधी टीकाकरण कार्यक्रम को यहाँ पर माध्यम से पशु में स्वास्थ्य सुधार करना, ठीक है। अगला हमारा है यहाँ से पशुपालन और संरचना विकास नीति, ठीक है, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड है, इसके तहत पशुपालकों और डेयरी किसान हैं उनको बैंकों से आसानी से क्या है और कम ब्याज पर यहाँ पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। ये हमारा किसान क्रेडिट कार्ड है, इसके बारे में दिया है। यहाँ पर देखो कृषि और संरचना कोष, ठीक है, एग्रीकल्चर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड है, इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। ये देखो, ये फसल की कटाई के फसलों के प्रबंधन हेतु और संरचना निर्माण और सामुदायिक जो हमारा कृषि परिसंपत्ति इसके निर्माण हेतु व्यवहार परियोजनाओं में निवेश के माध्यम से दीर्घावधि ऋण दिया जाता है, ठीक है। आपसे बोलेगा जो कम अवधि के लिए यहाँ पर ऋण दिया जाता है, तो क्या गलत है, ये दीर्घ अवधि के लिए यहाँ पर ऋण दिया जाता है। इस ऋण पर ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी सहायता भी दी जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगला टॉपिक हमारा कृषि संरचना IAF के बारे में, यहाँ पर कुछ बिंदु पॉइंट हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, जैसा कि बोल रहा है प्रधानमंत्री कुसुम घटक किसानों के यहाँ पर कृषक समूह किसान उत्पादों के जो सहकारी संगठन है, इसकी समिति और पंचायतों के मामले में यहाँ पर PM कुसुम योजना के तहत यहाँ पर और संरचना कोष यहाँ पर शामिल करने की अनुमति दी गई है, ठीक है। तो ये कुछ योजना है, इसमें याद कर सकते हो आप। और NAB संरक्षण, ये क्या है, NAB संरक्षण, इसमें किसान उत्पादकों संगठन के संरचना कोष यहाँ पर गारंटी देता है, ठीक है, कवरेज प्रदान करता है इसको, ठीक है। NAB संरक्षण नाबार्ड पूर्ण स्वचालित वाली एक हमारी सहायक कंपनी है, ठीक है। एग्रीटेक के बारे में देखते हैं। एग्रीटेक क्या है? एग्रीटेक हमारी AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन, ठीक है, इसका हमारा पहल का परिणाम है। ये AI का पहल का उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी माध्यम से यहाँ पर एग्रीटेक जो हमारी कृषि प्रौद्योगिकी उसकी सेवाओं को बढ़ाना। ये कृषि पारतंत्र को दिशा में एक एग्रीटेक भूमिका को 4 व्यापक क्षेत्रों में यहाँ पर वर्गीकरण प्रदान करेगी, जैसे कि बुद्धिमत्तापूर्ण फसल की योजना बनाना, स्मार्ट फार्मिंग, ठीक है, और फार्म गेट टू फोर्क, और आपका सहायक के रूप में डेटा। ये हमारी क्या है, इसके तहत आपकी 4 जो हमारी श्रेणी है उसमें वर्गीकरण यहाँ पर करेगी। एग्रीटेक अपनाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की कुछ पहल हैं, जैसे कि एक है आपका अंतरिक्ष कृषि मौसम विज्ञान और भूमि जो हमारे आधारित अवलोकन है, एक ये फसल योजना, ठीक है। दूसरा उपज संबंधी अनुमान सुधार के लिए किसान यहाँ पर पहल शुरू की गई थी। डेटा एक्सचेंज के लिए यहाँ पर कृषक सेवाओं के लिए एक भारत का पहला डेटा एक्सचेंज यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। 3 प्राथमिक हमारे डेटाबेस में कौन कौन से डेटा सेट्स हैं, कौन कौन से, किसान पहचान करना, ठीक है, और आप में जियो टैक्स फॉर्म लोकेशन और बोई गई यहाँ पर फसलों पर डेटा। ये हमारे 3 फसलों पर जो डेटाबेस है ये कृषि डेटा एक्सचेंज द्वारा यहाँ पर ये लाए जाएंगे, है ना, उसके अंतर्गत ये तीनों हमारे डेटा लाए जाएंगे। ये हमारे तीनों डेटा ऐसे करके आप पॉइंट बना के तीनों डेटा को ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण बोर्ड, ये क्या है, इसमें जो हमारा ये प्रौद्योगिकी आधारित एक समाधान है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली जैसी जो हमारी प्रौद्योगिकी उसको यहाँ पर उपयोग करके कृषि साक्ष्य आधारित यहाँ पर निर्णय लेने में मदद करेगा, राइट। ये आपको कुछ छोटा सा पॉइंट याद रखना है। देखो यहाँ पर है कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग, कृषि हमारे क्षेत्र है उसमें प्रौद्योगिकी में कुछ उपयोग किए गए, कौन कौन से, रिमोट सेंसिंग है ना, ग्लोबल पोजिशन सिस्टम GPS, मौसम पूर्वानुमान और क्लाइमेट मॉडलिंग में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, ये सब कैसे हमारे यहाँ पर कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के रूप में काम करेंगे। तो 5 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ये देखो यहाँ पे जो बॉक्स में दे रखे हैं ये सब आपको कट करके चिपका लो, अगर आपने नोट्स बनाया हो इसका निकाला प्रिंट, या तो आप इसको लिख करके चिपका सकते हो क्योंकि आपको काफ़ी एग्जाम तक ये काम आएंगे आगे, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MSP को देखते हैं। MSP हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने गेहूं और 5 अन्य रबी की जो फसलें हैं, ठीक है, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, ठीक है। तो देखते हैं वह न्यूनतम मूल्य गारंटी जो होती है जिस पर सरकार किसानों से सूचीबद्ध फसलें खरीदती है। आपसे बोलेगा कि जो हमारी MSP है इस पर सरकार किसानों से फसलें बेचती है इसके द्वारा, ठीक है, बेचेगी, कुछ ऐसे करके बोल देगा कि इनको लेकर के इनको बेचेगी, ऐसे करके फंसाएगा पॉइंट। तो क्या है, सिंपल सा है कि वो किसानों से सूचीबद्ध फसलें खरीदती है, जैसे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 22 फसलों के लिए यहाँ पर घोषित की गई है। इन फसलों में शामिल है जैसे कि 14 फसलें आपकी खरीफ की फसलें और 6 फसलें आपकी रबी की, 2 फसलें आपकी वाणिज्यिक है। 14, 6, 20 और 2, 22 काफ़ी टाइम से न्यूज़ में भी था और हमेशा PT 365 में क्वेश्चन रहता है और एग्जाम में भी क्वेश्चन इधर पूछते हैं, ठीक है। खरीफ की फसलें हमारी ये दी हुई हैं, राइट, और रबी की फसलें ये दी हुई हैं, और यहाँ पर जो हमारी वाणिज्यिक फसलें जूट और खोपरा ये यहाँ पर ये दी हुई हैं, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो।
आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो A2 प्लस FL और C2, यहाँ पर कुछ यहाँ पे इसके तहत जो हमारे बीज उर्वरक हैं ऊपर यहाँ पर बताए गए कौन कौन से हैं। तो ये आप देख सकते हो, कुछ खास इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये क्या काम करते हैं और किस पर यहाँ पर व्यय करने में यहाँ पर शामिल किए जाते हैं, तो ये सब बताया गया यहाँ पे। अगला है उपयुक्त क्या हुआ तूरिया और छिलका रहित जो हमारी नारियल है, इसके लिए MSP क्रमशः रेपसीड और सरसों की खोपड़ की यहाँ पर MSP पर आधारित तय की जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि इनके लिए किसकी MSP पर यहाँ पर तैयार की जाती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग सूचीबद्ध फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति इस पर अंतिम निर्णय लेती है, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बुआई के मौसम की शुरुआत में घोषित किया जाता है और ये हमारी कृषि लागत और मूल्य आयोग की न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली की सिफारिश करता है, ठीक है। भारतीय खाद्य निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं के और धान की खरीद के लिए यहाँ पर नोडल एजेंसी मानी जाती है, ठीक है। तो याद रखना है FCI। अगला है भारत की कृषि निर्यात नीति। इसमें देखो 2023-24 में कृषि निर्यात में आयात में क्या गिरावट आई है, किसमें आयात में गिरावट आई है। कुल निर्यात में चावल का हिस्सा 21% से इसके बाद समुद्री उत्पादन में 15% और मसाले में यहाँ पर 9% है। इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखने दोनों ये। तीसरा डेटा यहाँ पर है आयात में वनस्पति तेल का हिस्सा 45%, इसके बाद दाल 11% और फल सब्जियां 8% यहाँ पर शामिल है, ठीक है। अगला है WTO की जो हमारी व्यापारिक सांख्यिकी समीक्षा 2023 के अनुसार 2022 में भारत की कृषिगत जो निर्यात हमारा है आयात की वैश्विक कृषि व्यापार हिस्सेदारी में लगभग 2.4% और 1.9% यहाँ पर है कृषिगत में और हमारी आयात वैश्विक में। अगला पॉइंट है विश्व में कृषि निर्यातक देश की सूची में भारत 9वें स्थान पर है, ठीक है। कृषि निर्यातक में 9वें स्थान पर, मैंने ऊपर भी आपको डिस्कस किया था जो टॉपिक पढ़ाए थे। कृषि निर्यात नीति क्या है 2018, ये देख सकते हो यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। और इसमें इसका लक्ष्य क्या रखा गया, तो आप ये मैंने बताया जो भी बॉक्स में रहेंगे वो आपको पढ़ना है और रीड करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट रहते हैं इसके बारे में। ये स्टैटिक पॉइंट आपको बताए जाते हैं, ठीक है। ये कुछ करंट नहीं है, स्टैटिक पॉइंट के बारे में बताते हैं, कब इसकी स्थापना हुई है ना, कब यहाँ पर क्या क्या है, तो वो सब यहाँ पे बताते हैं। अगला देखते हैं, बस उतना यहाँ पे था इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ यहाँ पर नहीं है। आगे देखते हैं सहकारी क्षेत्रक में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, ठीक है। इसको देखते हैं, यहाँ से इसको देखते हैं। इसमें प्रधानमंत्री ने सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है, इस पर एक पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पर उसका उद्घाटन किया है, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं इसको, सहकारी जो हमारे सरकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी हमारी अनाज भंडारण योजना है, इसके बारे में संबंधित मंत्रालय क्या आएगा, सहकारिता मंत्रालय। उद्देश्य इसका क्या होगा, उद्देश्य इसका पैक्स या स्तर पर विकेंद्रीकरण भंडारण सुविधा स्थापित करना, ठीक है। पैक्स होने वाले जो लाभ हैं ये क्या होंगे, ठीक है। विभिन्न योजनाएं इसके कार्यान्वयन के लिए यहाँ पर कैसे होंगी, तो यहाँ पर सब बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा इन्फोग्राफिक दे रखा है इसके माध्यम से आप ये देख सकते हो कि हमारा जो कन्वर्जेंस एकीकरण के लिए निम्नलिखित योजना है क्या है, कृषि कल्याण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय। इसके तहत यहाँ पर हमारा क्या क्या यहाँ पर शामिल होगा, ठीक है। 4-5 बातें यहाँ दी है, 2 बातें यहाँ पर और 2 बातें यहाँ पर है। तो ये सब मंत्रालय के तहत जो है वो याद रखें, मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम के लिए, ठीक है। अगला है ENWRS, इसी WDRA द्वारा 2017 में क्या शुरू किया गया था, ठीक है। वेयर हाउस रसीद एक लिखित या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होता है। ये निजी उद्यमी गारंटी क्या होती है योजना, इसका उद्देश्य निजी भागीदारी जो हमारे खाद्य भंडारण उसकी क्षमता बढ़ाना, खाद्यान्नों में हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन राष्ट्रीय नीति 2000, ठीक है। और ग्रामीण भंडारण योजना जो है इसकी किसान संपदा योजना जैसे हो सकती है, ठीक है। ये सब हमारी 2017 में शुरू की गई थी। अन्न दर्पण जो प्रणाली है इसका उद्देश्य क्या था कि जो श्रृंखला पूर्ति प्रबंधन प्रणाली इसमें डिपो ऑनलाइन सिस्टम को आधुनिक बनाना। कुछ हमारे यहाँ पर ये योजनाएं थी, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस रीड करना है कि क्या हमारी इसके तहत योजनाएं आती थी, ठीक है। कभी अगर एग्जाम में पूछ भी लेता है तो आपको क्लिक करना चाहिए कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ था, यहाँ पे इससे रिलेटेड है, ठीक है। FCI के बारे में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम, इसमें है आपका परिचय दे रखा है, ये क्या क्या कर सकता है ना, क्या इसका पूरा में इसकी स्थापना कब हुई थी, अधिनियम 1964 के तहत। ये बोलेगा क्या आपके संवैधानिक है, गलत है, तो क्या हमारा वैधानिक निकाय है, वैधानिक संस्था है, ठीक है, याद रखना है। और बस 2 पॉइंट आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या होता है, मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना और विदेश से उसका उद्देश्य बाजार से कीमतों को नियंत्रित करना, कीमतों को नियंत्रित करेगा। ये 3 हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके। अगला है यहाँ से 6.8 है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन, ठीक है। इसको लेकर यहाँ पर देखते हैं भारत में खाद्य तेल जो क्षेत्र है इसको लेकर यहाँ पर इसका उत्पादन क्या है, इसकी वैश्विक स्थिति कैसी है और व्यापार इसका कैसा है कि है ना, क्या आगे क्या व्यापार होगा, और इसकी वैश्विक स्थिति हमारी जो अदर देशों में कैसी है और उत्पादन भारत में इसका कैसा है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है, इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पेश करना है और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तिलहन के बारे में 2030-31 के लक्ष्य क्या है? प्राथमिक तिलहन उत्पादन को 2022-23 से 39 मिलियन टन यहाँ पर बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन रखना या करना इसको, ठीक है। और यहाँ पर देखो योजनाओं की कुछ मुख्य यहाँ पर विशेषता दे रखी, जैसे कि सीड हमारी अथॉरिटी और आपकी ट्रेसेबिलिटी जो हमारी होलिस्टिक इन्वेस्टरी होते हैं, यह साथी पोर्टल, राइट। इसके समय पर बीजों की जो उपलब्धता है सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन 5 वर्षीय रोलिंग सीड प्लान यहाँ पर तैयार करना, ठीक है। ये हमारी इसकी विशेषताएं हैं। ये राज्यों के सहकारी समितियों को किसान संगठन उत्पादन और सरकारी जो हमारी निजी जो बीज निगम है उसके सहित बीजों के उत्पादन को एजेंसी के साथ यहाँ पर अग्रिम सहयोग से यहाँ पर मदद करना। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसके फोकस क्षेत्र क्या है थोड़ा सा ये देख लो। और इसके फोकस क्षेत्र रेपसीड, सरसों, मूंगफली और सोयाबीन, सूरजमुखी तेल जैसे यहाँ पर हमारे प्राथमिक हमारे तिलहन फसल है उसके उत्पादन को बढ़ाना, प्राथमिक तिलहन, ठीक है, याद रखना है। और द्वितीय हमारे जो स्रोत हैं इसके तेल प्राप्ति की दक्षता को बढ़ाना, जैसे कि कपास के बीज, चावल की भूसी, ठीक है, राइस ब्राउन, वनस्पति तेल, ठीक है। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है फोकस के लिए। और योजना के प्रमुख हमारी विशेषता क्या है ये, ठीक है। तो 2 यहाँ से हमारी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखते हैं, खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए उठाए गए कुछ कदम हैं, जैसे कि खाद्य सुरक्षा जो हमारे मिशन है इसके तहत तिलहन और ऑयल पाम के लिए यहाँ पर 2019 में मिशन ये शुरू किया गया था, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय खाद्य मिशन जो तेल मिशन है ना, यहाँ पर ये इसके तहत उठाया गया था। और प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्न संरक्षण अभियान भी पीली क्रांति है ये। तो ये हमारे क्या है, ये खाद्य से जो हमारे खाद्य तेल निर्भरता के लिए प्राप्त करने के लिए उठाए गए कुछ कदम यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। आपसे पूछ सकते हो जो खाद्य तेल आत्मनिर्भरता इसको उठाए गए मतलब इससे क्या हमारे कौन कौन से मिशन इसमें हो सकते हैं या कौन कौन से कदम इसमें उठाए जा सकते हैं। मिलेट्स देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। मिलेट्स के बारे में देखेंगे। मिलेट्स के बारे में, मिलेट्स एक खरीफ की फसल है। ये पोएसी फैमिली की घास परिवार से संबंधित है, छोटे अनाज के दाने होते हैं, ठीक है। वर्गीकरण प्रमुख मिलेट्स बाजार ज्वार, बाजरा आदि लघु मिलेट्स हमारे आते हैं इसमें, ठीक है। और अगला है भारत में मिलेट्स की उत्पादकता 2022 में ज्वार को छोड़कर अन्य मिलेट्स की उत्पादकता चीन, इथियोपिया रूप से कम रही है, ठीक है। उत्पादन में भारत मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादन, इसके बाद नाइजर और चीन का स्थान है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ पे जितने लिखे हैं ये सब इंपॉर्टेंट है मिलेट्स श्री अन्य के बारे में, ठीक है। निर्यात की दुनिया में मिलेट्स के 5-6 निर्यातकों में से भारत उसमें से एक माना जाता है, ठीक है। मिलेट्स में अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा? राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ठीक है। तो ये पूछ सकता है आपका भी राजस्थान पीसीएस क्वेश्चन होने वाला पेपर, यहाँ से क्वेश्चन रख सकता है कि मिलेट्स में अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। यूपी पीसीएस में आएगा तो बोलेगा मिलेट्स के अग्रणी उत्पादक में हमारा टॉप 5 में उत्तर प्रदेश आता है। तो क्या सही है या गलत? हरियाणा का भी एग्जाम आने वाला पीसीएस वहाँ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं यहाँ से। अगला है मिलेट्स उत्पादन में स्थिर रहने के लिए जिम्मेदार कारक क्या हो सकते हैं? श्रम की कमी और उर्वरक के कम उपयोग के कारण यहाँ पर उपज में अंतर हो सकता है इसमें, ठीक है। यील्ड यहाँ पर मौजूद गैप हो सकता है। उपभोक्ता संबंधी खानपान संबंधी यहाँ पर पसंद में बदलाव आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है इसके कुछ यहाँ पर उपयोग जो प्रभावित यहाँ पर कारण के जिम्मेदार हो सकते हैं इसके, ठीक है। और साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं पर तहत चावल, गेहूँ जैसी खाद्यान्न फसलें उसकी खरीद में मिलेट्स उपयोग यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ पर मिलेट्स के उत्पादन स्थिर रहने के कुछ जिम्मेदारी कारक है, बस एक बार पढ़ना है और या नोट्स इसका नहीं बनाना है, ठीक है। मिलेट्स के लाभ ये इंपॉर्टेंट है, इसका नोट्स आपको बनाना है। स्वास्थ्य के लिए क्या हमारे लाभ हैं इसके? ये आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे खनिज, बेहतर खनिज के स्रोत होते हैं, ठीक है। और इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स निम्न होता है। ये ग्लूटीन मुक्त होते हैं। ये फसलें एनीमिया, हृदय रोग से लड़ने के लिए कोलेस्ट्रॉल स्तर को कम करने में मदद करते हैं। आर्थिक सुरक्षा के लिए हमारे स्वास्थ्य का देखा, ये आर्थिक सुरक्षा के लिए क्या होगा? ये फसलें किसानों के लिए आय का स्थायी स्रोत होता है। उत्पादन के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता नहीं होती है इनमें, ठीक है, याद रखना है। पर्यावरण के लिए क्या होगा? ये फसलें कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद करेंगी, ठीक है। इन फसलों को अधिक सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। ये सूखा जो सहिष्णु है उसके लिए यहाँ पर संधारणी फसलें हैं। इन फसलों के विकास के लिए कम उर्वरक और कम कीटनाशकों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट हमारे सब पॉइंट है मिलेट्स के लाभ। अगला है मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई कुछ पहलें। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय मिलेट्स यहाँ पर वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है। और इसके तहत हमारे जो मिशन जैसे सक्षम आंगनवाड़ी पोषण ये स्टार्ट किया गया था। मिलेट्स आधारित कुछ यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग था, उससे उत्पादन में प्रोत्साहन संबंधी योजना बताई गई थी, ठीक है। मिलेट्स के गहन जो संवर्धन माध्यम उससे कुछ सुरक्षा पहल थे ये बताए गए थे, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पर स्पाइट योजना है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। ये निर्यात और विकास के लिए गतिशील, अभिनव और सहयोगात्मक हस्तक्षेप के माध्यम से मसाला क्षेत्र में संधारणी योजना को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। देखो इस उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है इलायची की खेती के लिए क्षेत्र विस्तारित करना और छोटी व बड़ी इलायची की उत्पादकता बढ़ाना, ठीक है। निर्यात संवर्धन करना, क्षेत्र और क्षमता निर्माण करना और हितधारकों का कौशल विकास करना, ठीक है। ये हमारे इसका उद्देश्य, ठीक है। अगला, इस योजना के प्रमुख घटक क्या है? देखो एक तो हमारा है इलायची की खेती की उत्पादकता में सुधार करना, फसल कटाई के बाद गुणवत्ता में उन्नयन करना,
बाजार विस्तार का प्रयास करना, ठीक है, विस्तारित करना बाजार को, व्यापार के अवसरों को बढ़ावा देना, नवीन हमारे प्रौद्योगिकी इस्तेमाल करना, ठीक है, अनुसंधान और क्षमता के निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देना। ये हमारे क्या है, इसके कुछ हमारे जो घटक हैं, ये हमारे कंपोनेंट्स बोल सकते हो, घटक, ठीक है। 15वें वित्त आयोग द्वारा की शेष अवधि 2023-24 के 25-26 तक यहाँ पर ये किया जाएगा, राइट। तो ये कब तक किया जाएगा, 25-26 तक, 23-24 से लेके 26 तक, ठीक है। इलायची के बारे में देखते हैं। इलायची व्यावसायिक खेती, इसके ड्राई फ्रूट्स कैप्सूल्स के लिए यहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और छोटे इलायची के बारे में देखते हैं। स्थानिक, ये दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के सदाबहार वनों में स्थानिक प्रजाति, मतलब यहाँ पर ये आपकी एंडेमिक प्रजाति, मतलब एंडेमिक है यहाँ पर, कहाँ पर, पश्चिमी घाट के सदाबहार वन में, वनों की प्रजाति है। छोटी इलायची के प्रमुख उत्पादक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, ये हमारे इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। छोटी इलायची के कुल हमारे अनुकूल दशाएं कौन कौन सी हैं, 6 जो घनादार क्षेत्र हैं, अम्लीय वनी हमारे जो यहाँ पर दोमट मृदा होगी, ऊंचाई 600 से 1500 मीटर ऊंचा होनी चाहिए, पर्याप्त जल की निकासी व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। ये बड़ी इलायची के बारे में, वितरण इनका क्या है, पूर्वोत्तर भारत, नेपाल, भूटान के यहाँ पर उप हिमालय क्षेत्र में होगा, ठीक है। बड़ी इलायची के लिए अनुकूल दशाएं क्या होगी, इसकी खेती के लिए लगभग 200 से 3000 से 3500 दिनों की मिलीमीटर की वर्षा भी होगी, ठीक है। 200 दिनों में इतनी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, उपयुक्त वर्षा होनी चाहिए, और तापमान हमारा 6 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ही होना चाहिए, न इससे कम होगा और न इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। 1-2 डिग्री चल जाता है, मतलब ज़्यादा अंतर यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। भारत का मसाला उद्योग, भारत में विश्व मसाले का सबसे बड़ा उत्पादक और भोक्ता निर्यातक देश माना जाता है। मिर्च, जीरा, हल्दी, अदरक, धनिया की कुल मसाला उत्पादन में लगभग 76% हिस्सेदारी भारत की है। याद रखना, इंपॉर्टेंट काफ़ी पॉइंट है पूरे जितने मैंने हाईलाइट किए हैं, ठीक है। भारतीय मसाला बोर्ड क्या है, ये आपको रीड करना है और खुद से आपको पढ़ना है कि देखो कब गठन किया गया था, कौन सा मंत्रालय है, कौन सी भूमिका, ये आपको स्टेटमेंट में पॉइंट दे सकता है, यानी कि आप इंपॉर्टेंट नहीं समझो, ये स्टैटिक पॉइंट है। आपको यहाँ से इसी करंट के बीच में एक स्टैटिक पॉइंट दे सकता है कि यहाँ पे इस पर मंत्रालय कौन सा है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला देखते हैं, दलहन को देखते हैं। दलहन 2023 की तुलना में 84 से बढ़कर 6 सालों में सर्वोच्च स्तर पर यहाँ पर पहुँच गई है, ठीक है। तो भारत में दलहन, ये आपको क्या है, खुद से पढ़ना है, जो बना हुआ इन्फोग्राफिक यहाँ पर, और क्या भारत की स्थिति है, मुख्य उत्पादन यहाँ पर दलहन कौन कौन से हैं, भारत मुख्य आयात क्या क्या करता है, अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्पादन क्या है, कुल निर्यात यहाँ पर गंतव्य क्या है, तो ये सब आपको खुद से रीड करना है। अगला देखते हैं यहाँ से, दालों का देखो महत्व यहाँ पर दे रखा है। पोषण का मूल्य, जो दालें वजन की दृष्टि से 20 से 25% प्रोटीन यहाँ पर होता है, इनमें से जो 100 ग्राम से 25 ग्राम के प्रोटीन के युक्त होती हैं इनमें, ठीक है। साथ ही दालें घुलनशील आहारी यहाँ पर फाइबर से भरपूर होती हैं, सबको पता है, ठीक है। दलहन की खेती, यहाँ से देखो सिंपल सा पॉइंट अंदर तक घुस के यूपीएससी पूछ सकता है कि दालें के वजन की दृष्टि से यहाँ पर कितने ग्राम प्रोटीन युक्त होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, दलहन की खेती के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। भारत में 80% अधिक दलहन वर्षा सिंचाई यहाँ पर उगाया जाता है। संधारणीय कृषि के लिए महत्वपूर्ण दलहन की फसलें नाइट्रोजनीकरण, स्थिरीकरण के गुण के लिए यहाँ पर जानी जाती है। ये गुण मृदा की उर्वरता में सुधार करता है और इससे फसलें में सिंथेटिक उर्वरक की यहाँ पर निर्भरता को कम करके जलवायु जो परिवर्तन को प्रभाव को कम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है इसके दलहन के महत्व के, ठीक है, दालों के महत्व के। अगला पॉइंट है, दलहन की जो खेती है इसको बढ़ावा देने के लिए शुरू की कुछ पहल है, जैसे कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM यहाँ पर, इसके तहत क्या है, कृषि क्षेत्र विस्तार की उत्पादकता में वृद्धि होगी, ठीक है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये भी यहाँ पर शुरू किया गया था। अगला है फसल विविधीकरण कार्यक्रम, ये भी यहाँ पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एक उप योजना है। तो ये भी यहाँ पर ये हमारी 3 योजना है, ये इसके तहत स्टार्ट की गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं जूट मिशन जो हमारा है। अगला हमारा है जूट का, ठीक है। जूट के राष्ट्रीय जो बोर्ड, जूट बोर्ड, उसके अनुसार 24-25 में प्राकृतिक आपदाओं के कारण जूट उत्पादन में गिरावट आई थी, मतलब गिरावट आने की संभावना है, ठीक है। जूट एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है। ये मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में उगाया जाता है। पूर्वी भाग में याद रखना है, ये भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, त्रिपुरा राज्यों में उगाया जाता है, ठीक है। रेटिंग, जूट के तने से रेशे को अलग करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। जैसे रेशे निकालने की प्रक्रिया को रेटिंग कहा जाता है, ठीक है। जो रेटिंग क्या है, ये हमारा रेशे निकालने की जो प्रक्रिया होगी इसे रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। अगला है, जूट की कृषि के लिए यहाँ पर जो हमारी खेती के लिए जलवायु संबंधी कुछ आवश्यकताएं, क्या क्या आवश्यकताओं को पूरा करना, क्या मानदंड को पूरा करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि तापमान, वर्षा, आर्द्रता और मृदा कितना से कितना डिग्री क्या क्या यहाँ पर होना चाहिए, राइट, तो वहाँ पर आपको बताया गया, ठीक है। अगला है पॉइंट हमारा जो इंपॉर्टेंट है, जूट उद्योग के बारे में स्थिति क्या, भारत में विश्व जूट निर्मित जो हमारा वस्तु उत्पादन है, ये हमारा अग्रणी देश है, ठीक है, उत्पादन करने के लिए। ये जूट निर्मित वस्तुओं को अनुमानित वैश्विक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 70% है। ये पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख उद्योगों में से एक है। भारत का लगभग 73% जूट उद्योग विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में उत्पादन का लगभग
विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, ठीक है, और उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा स्थानीय स्तरों पर यहाँ पर उपभोग किया जाता है। ये भी याद रखना है। ये देखो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अंदर के सब पॉइंट जो दिया है, ये उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा उपभोग किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। जूट उद्योग के तहत हमारे सूखे कुछ पहल हैं, जैसे कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड, हमारा 2008 में राष्ट्रीय जूट बोर्ड का यहाँ पर गठन किया गया था, ठीक है। ये जूट की खेती और जूट के उत्पादन के विनिर्माण के लिए या विकास के लिए अधिकृत होगा, राइट। राष्ट्रीय जूट विकास कार्यक्रम, ये जूट जो हमारा उद्योग है उसके विकास के लिए एक व्यापक योजना है, ठीक है। जूट उत्पादों के लिए उत्पादन का संवर्धन प्रोत्साहन PLI योजना से शुरू की गई। तो ये चारों पॉइंट हमारे जूट के पहले जो है ये पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर भी जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट, जितना मैंने हाईलाइट कर रखा है वो कुछ पॉइंट आपको नहीं छोड़ने, ठीक है। अगला है 1971 में भारतीय जूट निगम की स्थापना की गई। ये मूल्य समर्थन एजेंसी है। ये जूट मार्क लोगो हमारा इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन एंड एडवांस रेटिंग, हमारा एक्सरसाइज जूट KRI योजना लागू की, जिसका उद्देश्य है जूट की खेती के मशीनीकरण को बढ़ावा देना और इसमें सूक्ष्म जीव जो है उसमें उसका उपयोग करके त्वरित रेटिंग जो है उसको बढ़ावा देना। रेटिंग मैंने आपको बताया, रेटिंग क्या होता है ऊपर, तो वहाँ से करना है आपको, ठीक है। जूट पैकेजिंग सामग्री, पैकेजिंग वस्तु के अनिवार्य उपयोग को लगभग जो हमारा अधिनियम 1987 है उसमें जूट पैकेजिंग सामग्री को यहाँ पर उपयोग के लिए अधिनियमित किया गया था। कौन से अधिनियम के तहत? हमारा 1987 का अधिनियम, और जूट पैकेजिंग जो हमारी सामग्री थी वो, ठीक है। और 1971 में ये क्या किया था, भारतीय जूट निगम की स्थापना की। ये देखो मिक्स नहीं करना है दोनों की, आप 1971 और 1987 को मिक्स कर दो, ठीक है। अगला हमारा है नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या हमारा इंपॉर्टेंट है। देखो एक तो पहला राष्ट्रीय कृषि और नाबार्ड विकास बैंक, ये क्या है, इसको आपको अपना पढ़ना है क्योंकि स्टैटिक पॉइंट है। स्थापना कभी कौन कौन क्या है, क्या इसका कौन से कार्य सौंपे गए, क्या इसका स्वामित्व है, भारत सरकार क्या इसके स्वामित्व के अधीन होता है, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। आगे हमारा देखते हैं अगला 6.1.4, ठीक है। इसमें क्या है, प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, ये पैक्स है, इसके बारे में यहाँ पर बोल रखा है। तो देखते हैं पैक्स के बारे में। इसमें सरकारी जो कृषि ऋण संरचना है इसमें आपको ये नोट करके रखना है, ठीक है। जो यहाँ पर दे रखा है कृषि ऋण संरचना, ठीक है, ये आपको करना है। उसके बाद यहाँ पर पुनर्वित्त इन्हें DCBC के तहत यहाँ पर इसे माध्यम से नाबार्ड के द्वारा पर पुनर्वित्त किया जाता था, ठीक है। अगला है इसमें कार्य योजना क्या होगी इसकी कार्य योजना मुख्य और रूप ग्रामीण जो अल्पावधि उसके ऋण को प्रदान करते हैं, और उसमें ऋण जो पुनर्वसूली है वो करते हैं। वे सदस्य किसानों के बीच उर्वरक कीटनाशक भी यहाँ पर इसमें उपलब्ध कराते हैं। तो यहाँ पर किसके हमारे जो नाबार्ड से कुछ यहाँ पर काम है, ठीक है, क्या उपलब्ध ये कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, DCBC और आपका SCB के बारे में आपको देखना है, और ये हमारे बीज उर्वरक को कैसे यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं, ये सब यहाँ पर कार्य इसके दे रखे हैं। महत्व तो क्या है, सभी देश में सभी संस्थाएं बैंकों द्वारा यहाँ पर KCC जो है उसके तहत यहाँ पर इनको ऋण का यहाँ पर जो सीमांत मतलब ऋण के द्वारा जो यहाँ पर जो सीमांत किसान है कुछ है ना, और कुछ पैक्स का हिस्सा यहाँ पर दिया है, तो वो चीज़ यहाँ पर इन्हें दिखाएगा कितना % यहाँ पर ऋणों का पैक्स कैसा दिया और कितने % यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो लघु ऋण है सीमांत उसको यहाँ पर दिए गए। तो यहाँ पर बात बता रहा है महत्व की, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक बार रीड करना है इसका, ठीक है। क्या ये है, क्या होता है जो हमारा DCBC है और DCCB और SCB क्या है, ठीक है। पैक्स को मजबूत करने वाली संस्था, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है कि क्या पहल है। पैक्स हमारा आधुनिकीकरण, देखो देश भर में 18,000 पैक्स कंप्यूटरीकरण के लिए एक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया जाएगा। पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना यहाँ पर शुरू की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत सरकार का लक्ष्य चालू जो अवस्था वाले 63,000 पैक्स को कंप्यूटरीकृत करना इंपॉर्टेंट है। सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय हमारे सहकारी डेटाबेस है उसको यहाँ पर उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है इसके आधुनिकीकरण के जो क्या क्या प्रयास किए गए। अगला है प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र के रूप में पैक्स जो हमारा है, ये प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र के रूप में पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में यहाँ पर काम करने में सक्षम बनाया जा रहा है। अगला हमारे यहाँ से मत्स्यिकी क्षेत्र जो हमारा फिशरी सेक्टर है उसके बारे में, ठीक है। 218 परियोजनाओं में से कुछ परियोजना यहाँ पर निम्नलिखित है, जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर नौका संचार सहायता, ठीक है, इसकी शुरुआत की गई, और एकीकृत हमारे एका बॉक्सेस की यहाँ पर स्थापना की गई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक गृह पार्क यहाँ पर स्थापित किया जाए, जिसका उद्देश्य एक ही स्थान पर अलग अलग मत्स्य की गतिविधियां उसकी सुविधा को उपलब्ध कराना एक ही जगह पर, ठीक है। मैकेनिकल और बायोलॉजिकल फिल्टर्स का उपयोग किया जाना है ना, और मौजूद पार्टिकल्स जो है मेटाबोलाइट्स हैं इनको हटाने के पानी को जो रिसाइकल है वो यहाँ पर किया जाना, जिससे क्या फिर से उपयोग में लाया जा सके, ठीक है, पानी की बर्बादी नहीं हो, राइट। बायोफ्लास्क जो हमारा पर्यावरण अनुकूलन है, एग्रीकल्चर जो हमारा एक्वाकल्चर तकनीकी है, इसमें प्राकृतिक पर्यावरण यानी इन सीटू सूक्ष्म जीवों के उत्पादन पर यहाँ पर जोर दिया जाएगा, ठीक है। आपसे बोल सकता है कि हमारा जो एक सेतु है ना, एक सेतु पर यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, तो क्या गलत है, हमारा इन सेतु पर यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा और पानी की जो खपत है उसको
बचाकर, ठीक है, और पानी को रिसाइकिल किया जाएगा कि जिससे हमारी पानी जो फिल्ट्रेशन है वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी इसको लेकर मत्स्य के क्षेत्र में, राइट। अगला है भारत में मत्स्य पालन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, वर्तमान स्थिति क्या है, उत्पादन क्या है, इसका निर्यात क्या है, ये आपको रीड करना है। दूसरा सबसे बड़ा देश है, आपको याद रखना है, मछली उत्पादन है भारत, ठीक है। इनकी पहल कुछ है, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनमें मत्स्य संपदा योजना के यहाँ पर जो था इसका शुरुआत किया था, ठीक है। ये अम्ब्रेला योजना है, इसका उद्देश्य मछली उत्पादन में जो उत्पादकता है उसकी कमियों को दूर करना और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देना और उत्पादन में बाद या जो प्रबंधन है उसकी अवसंरचना मूल्य को मजबूत करना, ठीक है। ये हमारा इसकी पहल है। दूसरी पहल मत्स्य और जलीय कृषि अवसंरचना विकास निधि, उसका यहाँ पर डेवलप करना, ठीक है, सुविधा को बढ़ाना। रंगीन मछली ऐप है, ये ऐप को 8 भारतीय भाषाओं में यहाँ पर डिजाइन किया जाना, ठीक है, इसकी जानकारी प्रदान करना। राष्ट्रीय मत्स्य कार्यक्रम विकास कार्यक्रम पोर्टल यहाँ पर जारी करना और जो हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य विभाग है इसकी किसान समृद्धि सहायता के लिए यहाँ पर ये शुरू किया गया था सहयोजना इसकी। मत्स्य स्टार्टअप सहकारिता आदि बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद, मुंबई, कोच्चि जैसे 3 हमारे इंक्यूबेशन केंद्र हैं, इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। अन्य पहले इसमें कुछ यहाँ पर पहले जैसे कि इंपॉर्टेंट है, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की गई है, ठीक है। आपसे बोलेगा इनमें से कुछ किसान हैं उनको ही यहाँ पर दिया गया था, लेकिन मछुआरों को यहाँ पर अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रदान नहीं किया गया है, तो ऐसा कुछ करके दे देगा। असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड 5 एकीकृत खाद यहाँ पर जो एग्रो पार्क उसकी स्थापना की जा रही है। अगला है अरुणाचल प्रदेश और असम में 2 विश्व स्तरीय फिश मार्केट की यहाँ पर स्थापना की जा रही है। तो हमारे क्या कुछ इसकी पहल है, वो पहल के बारे में याद रखना है और ऊपर जो हमारी कुछ योजनाएं या पहले थी वो भी आपको देखना है ना। अगला है सीवीडी समुद्री सीवार की खेती, ये क्या है, देखो ये हमारे समुद्री सीवार की खेती के बारे में, ये कई प्रकार के समुद्री पादप और बड़े सवाल होते हैं, ये समुद्री नदियों, झीलों और अन्य निकाय में पनपते हैं, ठीक है। समुद्री सीवार की खेती जलीय कृषि का हिस्सा है। मत्स्य और जलीय कृषि क्षेत्र में भारत का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.5% का योगदान देता है, ठीक है। समुद्री सीवार की खेती का महत्व क्या है, इसका आर्थिक हमारा महत्व क्या होगा, है ना, और यहाँ पर हमारा पर्यावरणीय महत्व क्या होगा। आर्थिक महत्व में ये पदार्थ, खाद्य पदार्थ, औषधि आदि में जैव सक्रिय यौगिकों के रूप में उपयोग की वाली अति महत्वपूर्ण होती है। और पर्यावरण के लिए यहाँ पर ये समुद्री सीवर कार्बन पृथक्करण और जलवायु लचीलेपन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, राइट। समुद्री सीवर की खेती को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा कुछ उपाय किए गए, जैसे कि यहाँ पर है इसके तहत 2025 तक वर्ष 1 मिलियन टन यहाँ पर समुद्री सीवर के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, ठीक है, पीएम संपदा योजना के तहत, ठीक है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वीपों के लिए अटल महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र, उसकी यहाँ पर अंडमान जो अब तटीय क्षेत्र उसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है ना। दूसरा हमारा इसके एक प्रयास ये उपाय, ठीक है। तीसरा जेईस आधारित पोर्टल का विकास किया गया, मतलब 3 हमारे क्या इसके इंपॉर्टेंट यहाँ पर उपाय हैं जो समुद्री सीवर की खेती को बढ़ावा देने के लिए किए गए, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक है 6.1.6 कृषि केंद्रीय रेशम बोर्ड। केंद्रीय रेशम बोर्ड के बारे में यहाँ पर इसकी स्थापना जो रेशम बोर्ड की प्लेटिनम जयंती वहाँ मनाई गई है, ठीक है। भारत विश्व का रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत 2023 में वैश्विक उत्पादन में 42% यहाँ पर हिस्सा इसका था। कर्नाटक ने कुल रेशम उत्पादन में लगभग 32% योगदान दिया। इसके बाद आंध्र प्रदेश का यहाँ पर स्थान है। उत्पादित रेशम शहतूत, एरी, तसर, है ना, मूंगा यहाँ पर अभी यहाँ पर किया जा रहा है जो उत्पादित अभी, है ना। कर्नाटक इसका जो हमारा योगदान है वो, और भारत इसका कौन सा स्थान है ये, तो 3 पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट है। हमारे कुछ स्टैटिक पॉइंट हैं इसके, देखो केंद्रीय रेशम बोर्ड के कुछ स्टैटिक पॉइंट हैं। क्या यहाँ पर हुआ, कब स्थापित किया गया था, मंत्रालय कौन सा आता है, ठीक है, वस्त्र मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, आपसे बोल सकता है। जो केंद्रीय रेशम बोर्ड है आपका इन्वायरमेंटल, हमारा इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री उसके तहत यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, वस्त्र मंत्रालय के तहत ये एक स्टेटमेंट आपका स्टैटिक दे देगा बीच में। अगला पॉइंट है, ये तो इतना कुछ खास नहीं है। देखो यहाँ पे जितने मैंने टॉपिक थे 6 वाले, ये मैंने आपको सब कवर करा दिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं 7 जो टॉपिक है हमारा, काफ़ी छोटा सा है तो इसको देख लेते हैं। श्रम और रोजगार, हमारा जो आवधिक श्रम सर्वेक्षण है इसके बारे में। आवधिक श्रम सर्वेक्षण हमारा जो है इसके बारे में ये क्या है, ये राष्ट्रीय प्रतिशत सर्वेक्षण अप्रैल 2017 में आवधिक श्रम सर्वेक्षण का आरंभ किया गया था, ठीक है। इसके कुछ संकेत है, जैसे श्रमिक जो हमारी जनसंख्या अनुपात है, श्रम बल भागीदार है और जो बेरोजगारी दर है, इनके यहाँ पर बताना इसको, है ना, इसके बारे में सर्वेक्षण करना कि क्या कैसा है चल रहा है उसकी स्थिति बताना, ठीक है। और इसकी संक्षिप्त सुर्खियाँ क्या थी, ये देखो इसकी संक्षिप्त सुर्खियाँ हैं। विश्व बैंक रिपोर्ट के हिसाब से साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट्स एंड जॉब्स फॉर रेसिलियंस रिपोर्ट, भारत की महिलाओं की और औसत की जो हमारी रोजगार अनुपात है उसको रेखांकित करना। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जो हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसकी रिपोर्ट, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो 2024 है, उसके 3 जो बेरोजगार व्यक्तियों के लिए एक युवा यहाँ पर जो शामिल है वो यहाँ पर बताया गया इसमें, ठीक है। तो कुछ खास नहीं है, बस हमारा जो ऊपर मैंने आपको बताया कि 3 यहाँ पर से 3 से 4 जो यहाँ पर कुछ संकेत दिए गए हैं ना, हमारे जो संकेत दिए गए PLFS के बारे में, वो आपको संकेत पता होना चाहिए क्या क्या संकेत हैं। अगला है गिग इकोनॉमी।
गिग इकोनॉमी क्या है? गिग इकोनॉमी जो हमारी है, श्रमिक वर्कर्स है ना, जो उनके तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत इनको किया जाता है। कैसे? प्लेटफॉर्म आधारित और आपका नॉन प्लेटफॉर्म आधारित। ठीक है, ये देखो भारत में गिग इकोनॉमी को उठाया गया कदम, वेतन संहिता 2019, यहाँ पर क्या कदम उठाया गया था? सामाजिक सुरक्षा के लिए यहाँ पर 2020 में इसका कदम उठाया गया। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा इसमें है कि ये योजनाएं जो बनाने के लिए, उनके कार्यान्वयन के लिए निगरानी करने हेतु सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था। ठीक है, ई श्रम पोर्टल, इसे केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने आरंभ किया है। ये इंपॉर्टेंट है, हमारा जो मिनिस्ट्री कौन सी है ये, इसका उद्देश्य अलग अलग मंत्रालयों के विभागों द्वारा चलाई गई विविध जो हमारी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, उसका लाभ को असंगठित क्षेत्रों में उपलब्ध कराना, असंगठित क्षेत्रों में। ठीक है, याद रखना, संगठित यहाँ पर नहीं होगा, की पॉइंट याद रखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके तहत असंगठित क्षेत्र के सभी पात्र पंजीकृत श्रमिकों को सहित गिग वर्कर्स को भी 2 वर्ष के लिए 2 लाख का यहाँ पर दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे, याद रखने, कुछ कदम थे, या आप कुछ पॉइंट समझ सकते हो इसके। जीवन निर्वाह मजदूरी, ये क्या है? केंद्र सरकार ने जीवन निर्वाह मजदूरी के लिए फ्रेमवर्क यहाँ पर तैयार किया है। ठीक है, ILO से यहाँ पर रिपोर्ट भी मांगी थी। भारत में न्यूनतम मजदूरी जो सिद्धांत है उसका अनुपालन किया जाता है। ये मजदूरी 2017 में स्थिर बनी हुई है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो हमारा था 1948 में, न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए केवल दिशा निर्देश यहाँ पर उपबंध किए गए थे इसके। ठीक है, तो कितनी यहाँ पर किसकी मजदूरी होनी चाहिए वो यहाँ पर बताया था, संसद में पारित करके वेतन संहिता जो हमारा 2019 का सार्वभौमिक स्तर जो प्रावधान था उसको लेकर। ठीक है, तो क्या है पॉइंट, देखते हैं इसको। देखो, जीवन निर्वाह और जो हमारी न्यूनतम मजदूरी है, इसके बीच अंतर क्या होते हैं, सिर्फ इतना याद रखना, यही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसका ही। ठीक है, इसमें अंतर करने वाले कुछ पहलू, जैसे हमारी परिभाषा कुछ अलग कर सकती है। श्रमिकों को हमारी जो उनके परिवार, उनके लिए सम्मानजनक जीवन जीने की आवश्यकता। ठीक है, इनके लिए क्या होगा, इनकी है जो श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना इनका उद्देश्य था। इनकी परिभाषा में क्या होगा, न्यूनतम वाले में ये प्रति घंटे काम के बदले निर्धारित वे अपने वैधानिक न्यूनतम मजदूरी का हिस्सा लेते हैं। ठीक है, अगला श्रमिकों की नियोक्ताओं के शोषण से बचाना, इनका सुधार करना और इनको शोषण से बचाना न्यूनतम मजदूरी को। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जीवन निर्वाह और मजदूरी के न्यूनतम अंतर होते हैं, क्या क्या अंतर हो सकते हैं। यहाँ पे अगला है भारतीय बीमा नियामक जो प्राधिकरण है हमारा, इरेडा, इसके बारे में। ठीक है, ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें देखेंगे, बीमा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाले हमारे कुछ भूमिका है, इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बीमा पहुँच है ना, कितना होना चाहिए सभी के लिए पर बीमा जो है। देखो, यहाँ पर इतना कुछ खास टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इरेडा से रिलेटेड हमारे कुछ अगर रिपोर्ट आएगी बजट में तो वहाँ पे वो देख लेंगे, यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। देखो, यहाँ से सिर्फ हमारा स्टैटिक पॉइंट दे सकते हो। भारतीय बीमा नियामक जो हमारे प्राधिकरण है ये क्या है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ, उत्पत्ति कब हुई, कौन इसका मंत्रालय है, हमारा वित्त मंत्रालय के तहत आता, संरचना इसकी क्या होगी और इसकी क्या भूमिका रहेगी, सिर्फ आपको यहाँ पे स्टैटिक पता होना चाहिए पॉइंट, ये आप यहाँ से कवर कर सकते हो। बाकी कुछ रिपोर्ट जो आएंगी नई इसकी डेटा की, वो आप यहाँ पे जो बजट रहेगा इकोनॉमिक सर्वे, वहाँ पे वो चीज़ आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से आप ये कवर कर सकते हो। बजट जो आएगा ना इकोनॉमिक सर्वे, वो भी मैं आपको पूरा की चीज़ पॉइंट आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, और जो हमारे हाईलाइट पॉइंट रहेंगे वो भी मैं आपको नोट्स इसका प्रोवाइड करा दूंगा। तो सिर्फ आपका जो बीमा हमारा विनियामक प्राधिकरण है, ये कुछ आपका स्टैटिक पॉइंट पढ़ना है इसके। और यहाँ पे जो बताया था मैंने कि जैसे कुछ यहाँ पे जैसे कि डॉलर इतना बढ़ा हुआ है, इतना घटा बीमा क्षेत्र में, तो यहाँ से कुछ खास पॉइंट आपको याद नहीं रखने हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद यहाँ से कम होती है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है वो एक तो बजट से बनती है, ठीक है, इस टॉपिक पे, और या तो स्टैटिक से बनती है। ठीक है, तो दो से आप क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, क्योंकि वो जो डेटा ऊपर दिए हैं वो काफ़ी डेटा है, आपको याद नहीं होंगे, उसकी वजह से दूसरे जो डेटा है वो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो इस वजह से वो डेटा आपको नहीं पढ़ना है, जो लेटेस्ट अभी आंकड़े रिलीज होंगे वो आपको रेड करना है। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पे 6 और 7 नंबर टॉपिक थे वो मैंने आपको कवर कर दिया। 8वां जो टॉपिक रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट जो भी रहेगा, हमारा पार्ट शायद से 5 रहेगा। ठीक है, शायद से पार्ट 5 हमारा है, उसमें कोशिश करूँगा कि जितने हमारा लास्ट है वह 8वां 9वां 10वां 11 जो भी रहेगा वो मैं पूरा खत्म कर दूँ पार्ट 5 में ही। ठीक है, कोशिश करूँगा। उसके बाद जस्ट की मैगजीन भी 1-2 दिन में आने वाली है, इन्वायरमेंट की। ठीक है, पर्यावरण और परिस्थिति की, तो वो भी स्टार्ट करने वाला हूँ। राइट, तो यहाँ से एंड करते हैं वीडियो को। कोई प्रॉब्लम रहता है, कोई दिक्कत है आपको कुछ पढ़ने में, समझने में, फॉर्म भरने में कुछ रहता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। राइट, मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जुड़ सकते हो। और देखो यहाँ पे एक बात और, जो भी मैंने आपसे बोला था फिर से बोला कि मैं कुछ टाइम के लिए बाहर हूँ, तो ये वॉइस जो बाहर का है, कोई यहाँ पर है या फिर बाहर का जो ट्रैफिक है उसका, तो थोड़ा सा मैनेज करके चलना है। मतलब 1 वीक तक आपको ऐसे ही थोड़ा सा रहेगा, तो आपको देख के चलना है। ठीक है, बाकी मैं आपको डेली कंटिन्यू आपको कराता रहूँगा ये सब। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।